अब देखो, कल हमने numpy के अंदर ये समझा था कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक एरे में कन्वर्ट करते हैं और उसके बिहाफ पर हम काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक जनरल सा आइडिया देता हूँ। हम एरे में क्यों चीजें पढ़ रहे हैं या एरे के अंदर पढ़ने का मतलब क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले चीज आप ये समझो कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। हम यहाँ समझते हैं डिफरेंस बिटवीन numpy एंड लिस्ट। numpy और लिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, क्योंकि numpy क्या कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन को एरे में कन्वर्ट कर रहा है। तो दोनों के बीच में एक्चुअली क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझने के लिए आपका कॉन्सेप्ट छोटा सा समझना पड़ेगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला, पर्सन, मैं एक लॉजिक बना के दिखाता हूँ। टाइम, मैंने यहाँ पे टाइम का यूज किया एंड मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव समझाया कि जे की पावर 4 फॉर जे इन रेंज, रेंज 1 to 11 फॉर एग्जाम्पल। मैंने ये चीज आपको यहाँ पे समझी। अब मैं इस कोड को रन करूं तो मेरे पास यहाँ पे देखो क्या है। सीपीयू टाइम टोटल 0 नैनो सेकंड और कॉल वेट टाइम कितना आ रहा है आपके पास। 0 नैनो सेकंड के बराबर। इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं आ रही, कुछ डेसिमल वैल्यू होगी यहाँ। अब यही चीज मैं एक बार चेक करता हूँ इसके साथ numpy के साथ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इनपुट numpy एज np, और मैं यहाँ पे कोड जो लिखूंगा, लिखता हूँ टाइम, मैं लिखता हूँ np डॉट एरे, और एरे के अंदर मैं पास करता हूँ 1,9 की पावर 4 फॉर एग्जाम्पल। अब मैं इसे रन करूं तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आना चाहिए। अरे यार, एरे क्यों लिख रहा हूँ। अरेंज फंक्शन होता है, जैसे रेंज होता है ना, ऐसे numpy के पास अरेंज होता है। मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 0 नैनो सेकंड है। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा मॉड्यूल है ना वो थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहा है। जो मेरा टाइम मॉड्यूल है, मैं टाइम मॉड्यूल की बात करूँ तो यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू आई होगी ना, यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू आई होगी टाइम की, वो आई होगी आपके पास, मेरे को जो आइडिया है 2.55 नैनो सेकंड के आसपास आनी चाहिए। एक मैं सजेशन बता रहा हूँ कि जो लिस्ट होती है उसका टाइम एग्जीक्यूशन पीरियड और जो एक नंपाई होता है उसका टाइम एग्जीक्यूशन पीरियड वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे आया होगा 0.02 नैनो सेकेंड्स। तो कौन सी जगह पे टाइम ज्यादा लग रहा है, लिस्ट में। लिस्ट का एग्जीक्यूशन टाइम एज कंपेयर टू डिक्शनरी ज्यादा होता है, और एरे के मुकाबले भी उसका एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा होता है। इसलिए हम सॉल्यूशंस numpy के अंदर जब करते हैं तो numpy के अंदर इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो टाइम एग्जीक्यूशन बचता है हमारा, और टाइम हमारा टाइम का प्रोसेस कम हो जाता है। मतलब हम कम समय में ज्यादा एग्जीक्यूशन कर सकते हैं या ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ में आई। जो प्रोसेसिंग टाइम है इसका ये स्टैटिक टाइम फ्रेम है या फिर ये डायनेमिक टाइम फ्रेम है सर। ये डायनेमिक रहता है ये।
भी ये 0 नैनो सेकंड दिखा रहा था, कोई बहुत ही ज्यादा गैप है, मेरे को लगा 0 पॉइंट कुछ होगा तो शायद पॉइंट कुछ 0 क्योंकि नैनो सेकंड से तो अच्छा एक काम करते हैं, नहीं पता टाइम। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस टाइम की जगह पे एक चीज यूज करता हूँ, टाइम इट। टाइम इट को चेक करता हूँ, ये आया आपका पास एक्चुअल। अब देखो 3.5 नैनो सेकेंड लिए इसने, प्लस माइनस 2.02 के आसपास रह सकता है पर लूप, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, और 7 रन्स फ्रॉम 10,000 लूप फॉर ईच। आपने जो ये लूप चलाया, इस लूप को चलाने में उसे कितने नंबर ऑफ टाइम्स लगे, 7 बार उसने उसको रन किया एक्चुअली, और उतनी देर में जो टाइम एग्जीक्यूशन आया वो टाइम एग्जीक्यूशन आया दिस वन। यहीं पर मैं इसको भी करूं तो, करेगा तो लोग 10 बार तो करेगा। अरे 1000 लूप क्या है सर, एक्चुअली इसके पीछे का जो गेम चलता है ना, मैं आपको इसके पीछे का गेम समझाता हूँ। ये एक्चुअली आप डीप लर्निंग में समझोगे कि पीछे का गेम क्या होता है। जब भी कोई लूप चलता है तो लूप का मतलब होता है आइट्रेशन, रेंज जो है वो एक नंबर ऑफ आइट्रेशन मेथड है, आइट्रेशन है। तो आइट्रेशन बेसिकली बैच के फॉर्म में चलती है, बैच टू बैच चलती है आइट्रेशन, जो बैकएंड चलता है भाई। उसमें जो बैच की इंफॉर्मेशन होती है ना, बैच के हिसाब से 7 बैच प्रॉपर बने होंगे और एक बैच मिनी बैच बना होगा, इसलिए उसने वो कंसिडर नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर उसने मना कर दिया एक्चुअली चलने से। तो 7 बार दिखा रहा है, समझ गए बात को, या नहीं समझा बीवी। अभी बैच का कॉन्सेप्ट जब आया तभी भी ये लोग मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे मैं आपको एक रियल टाइम एग्जाम्पल दे, मैं हर जगह बताता हूँ ये चीज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई, आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, या फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पार्सल डिलीवर करती है डोर टू डोर, जो भी ऑर्डर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास उसको डिलीवर करने के लिए सिर्फ एक कैंडिडेट है, मतलब एक आपके पास डिलीवरी बॉय है, और आपका एक दिन का जो पार्सल डिलीवर्ड है, नंबर ऑफ पार्सल्स कितने, फॉर एग्जाम्पल 100 पार्सल्स है। अब वो दो तरीके से डिलीवर कर सकता है, कि वो सारे के सारे पार्सल लेकर एक बार में जाए और सारा डिलीवर करके वापस बेस लोकेशन पर लौट जाए, एक आइट्रेशन में सारा काम कर दे, या फिर वो बैच टू बैच करे, इस लोकेशन का अलग ले जाए, दूसरी लोकेशन का अलग ले जाए, तीसरी लोकेशन का अलग ले जाए। तो फॉर एग्जाम्पल उसके पास 4 डिफरेंट लोकेशन के पार्सल थे, और टोटल वो 100 पार्सल थे। तो 4 लोकेशन के हिसाब से वो 100 पार्सल ब्रेक डाउन हो गए, समझ गए। बेसिकली मल्टीपल फंक्शन साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं सिस्टम में, एफिशिएंट पाथ को किया है फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का। तो उसने कहा 1 लाख लूप्स चलेंगे, तो 1 लाख लूप में से 7 बार जो लूप चलेगा वो परफेक्ट लूप चलेगा, बाकी मिनी बैच होंगे। तो मिनी बैच कभी कंसीडर नहीं होता सर, फुल बैच कंसीडर होता है। ये आप डीप लर्निंग के अंदर समझोगे कैसे बैच को उठाता है वो डेटा। तो पीछे की कहानी ये चल रही है, हम सिर्फ यहाँ पे ये डिफरेंस देख रहे हैं कि टाइम एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, समझ के। अब ये जो गेम है ना पीछे प्लस माइनस का, इसकी वजह से काम कर रहा है। तो ये डिफरेंस आता है टाइम के अंदर, आप टाइम डिफरेंस देख सकते हो हर कमांड का, कौन सी कमांड कितनी देर में एग्जीक्यूट कर रही है, उससे आपको उसकी स्पीड पता चल जाएगी, मशीन की, मशीन कितनी स्पीड से एग्जीक्यूशन कर रही है। 3.95 और 3.5, ये बहुत ज्यादा बड़ा टाइम डिफरेंस है, ठीक है। टाइम इतने से इतना टाइम ले सकता है, हाँ इतने से इतना टाइम ले सकता है, क्योंकि प्लस माइनस है, 3.95 से प्लस माइनस 2 मतलब ये वेरिएशन आ सकता है।
मतलब वो 2.66 भी ले सकता है और 3.95 भी ले सकता है। ठीक है। अब देखो हमने रीशेप करना सीख लिया था एरे को। तो करो 2.66 है, 266 है, 2.66 है, 266 है। सर ये वेरिएशन है, प्लस माइनस है, इतना ऊपर नीचे हो सकता है 3.5 के हिसाब से, 3.95 के हिसाब से। मतलब जो टाइम एग्जीक्यूशन है ना वो 266 नैनो सेकंड तक जा सकता है प्लस और माइनस दोनों। दोनों में। पर इस समय जो कमांड रन हुई है उसका टाइम एग्जीक्यूशन 3.95 नैनो सेकंड है। समझ गए बात को? संस्कृति समझ में आ गया मनीष जी? यस सर। जी सर। अब यहाँ पे कहानी समझो। अब मुझे यहाँ पे समझना है किस चीज को रैंडम इंफॉर्मेशन है। अभी तक हम जो चीज बना रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक एरे बनाया था और उस एरे को रीशेप किया था। ठीक है। और उसमें माई लिस्ट पास करी थी। अब किसी ने बोला तो अब numpy के अंदर देखेंगे अपन अरेंज कमांड। जैसे रेंज कमांड थी ना, ऐसे numpy के पास अरेंज कमांड होती है। अब मैं अरेंज कमांड की बात करूं तो फॉर एग्जांपल मैं कोई एरे बनाऊं सपोज, तो मैंने कहा np डॉट अरेंज, और अरेंज के अंदर आपको बताना पड़ता है कहां से कहां तक रेंज की तरह चलती है ये। तो मैंने यहाँ पे बोला दिस पर, और मैं इसे रन करूंगा तो ये एक प्रॉपर एरे बना देगी 1 से लेकर 10 तक, जिसमें 11 एक्सक्लूड वैल्यू रहेगी। समझ गए? तो आप अरेंज कमांड से कोई भी काम कर सकते हो। आप इसे चाहो तो इसे रीशेप भी कर सकते हो। रीशेप करने का एक और तरीका है यहाँ पे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको डॉट रीशेप लगा दूं तो ये रीशेप हो जाएगा। और किसमें कर दूं 2,5 में, क्योंकि 10 वैल्यूज है तो ये रीशेप होना चाहिए प्रॉपर। तो अरेंज कमांड से आप ये काम कर सकते हो। तो अरेंज कमांड आपको डेटा सीक्वेंस में जमा के देती है और उससे पूरा एक डायरेक्ट एरे बन जाता है। आपको कोई माई लिस्ट लिस्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो अरेंज कमांड को इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं किसकी, रैंडम नंबर्स। सर अभी तो आप एक सीक्वेंस में नंबर निकाल रहे हो, कि कोई रैंडम नंबर बनाना हो तो रैंडम नंबर्स बनाने के लिए क्या करेंगे? तो मैंने कहा रैंडम नंबर बनाने के लिए हम यूज करेंगे numpy के रैंडम फंक्शन। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला np डॉट, मेरे पास एक फंक्शन है इसके पास रैंडम फंक्शन, और उस रैंडम फंक्शन के अंदर भी एक और फंक्शन है इनबिल्ट रैंडम, खुद एक फंक्शन। तो ये हो गया आपका मेन मॉड्यूल, ये हो गया आपका सब मॉड्यूल, और सब मॉड्यूल का सब फंक्शन रैंडम फंक्शन। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि जो रैंडम है वो एक इंडिविजुअल मॉड्यूल है पाइथन का, पर वो numpy के अंदर इंटीग्रेटेड है तो हम इसको numpy के साथ पढ़ते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं पढ़ते। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं नहीं, अभी होता ही नहीं वो। क्या? वो लेकिन हम के साथ ही आइसोलेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कर दिया गया है सर, इसलिए रैंडम मॉड्यूल कोई इंडिविजुअल पढ़ाता ही नहीं है। मैं भी पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई लॉजिक है ही नहीं है। रैंडम रैंडम जो फंक्शन स्टैंड और भी लग सकता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अलग है। बताता हूँ चलो। सर नहीं, कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। जो रैंडम मॉड्यूल है ना, सेपरेट रैंडम मॉड्यूल है, जो उसकी सारी कमांड है वो सारी numpy के पास दी है। तो इसीलिए numpy के साथ इसे काम करते हैं, इसको इंडिविजुअल लेवल पे यूज नहीं करते, इसलिए हम इसको रैंडमली नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे डॉट रैंडम लगाया, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? एक वैल्यू जनरेट करी इसने,
तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, आप इसको जितनी बार रन करोगे उतनी बार नंबर चेंज हो जाएगा। देखो नंबर चेंज हो गया इस बार। आप इसे फिर रन करोगे, फिर नंबर चेंज हो जाएगा, फिर नंबर चेंज हो गया, क्योंकि ये रैंडम नंबर उठाता है और रैंडमली उठाता है ये। समझ गए बात को? तो फिर सवाल बच्चे के मन में ये आता है कि सर एक बात बताओ, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक उठा रहा है? रैंडम फंक्शन सिर्फ वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच के ही रैंडम वैल्यू उठा सकता है। कभी भी 0 नहीं आएगा और कभी भी 1 नहीं आएगा, दोनों एक्सक्लूड वैल्यू होती है। समझ गए बात को? उस एक लूप में चलाना है, जब एन नंबर ऑफ टाइम्स चलाया तो क्या कोई प्रोबेबिलिटी है कि दो बार सेम रिजल्ट आ जाएगा, दो बार सेम आउटपुट आएगा नंबर से? सकता है। प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर की रिपीट होने की। हाँ। आउटपुट की और रैंडमली उठा रहा है, अगर मैंने हाँ, एन नंबर ऑफ रिपीट टाइम्स चलाया। रिपीट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2 की पावर 32, 2 की पावर 32 - 1, ये प्रोबेबिलिटी है। एक्चुअली एक नंबर के रिपीटेशन प्रोबेबिलिटी जो है वो है आपकी 2 की पावर 32 - 1, ये प्रोबेबिलिटी है भाई। इतनी बार एक नंबर रिपीट हो सकता है किसी एक एरे में। और जो मॉड्यूल है ना आपका, जो रैंडम मॉड्यूल है, उसकी जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में है। तो 0 से 1 के बीच में कितने नंबर्स असाइन हो सकते हैं, ये सवाल होता है, सवाल है मतलब एक्चुअली। आपने बोला कि सर ये जन 0 से 1 के बीच के नंबर देता है, इसमें 1 इंक्लूड नहीं है और 0 भी इंक्लूड नहीं है। तो ये कितने नंबर जनरेट कर सकता है? इतने नंबर जनरेट कर सकता है जितने नंबर नीचे लिखे हैं। समझ गए बात को? संस्कृति। मनीष जी, ये सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में कि एक रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंडमली जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या होती है? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है 2 की पावर 32 - 1, सीधा सा गेम है भाई। समझ गए इतनी सी बात? ऐसे ही आपके पास एक और होता है, एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। ये कहलाता है आपका रैंडम डॉट रैंड इंट, का मतलब है रैंडम इंटीजर। रैंडम इंटीजर आप कुछ भी दे सकते हैं। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम बताइए। हाँ याद है, याद है sure। हाँ बताया तो गया था। हम अब मेरे को ना एक एक्चुअली मेरी अभी क्लास चल रही है, मेरे को 4:30 पे कॉल कर सकते हो? हाँ हाँ। ठीक है। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब रैंडम इंटीजर जब उठाया जाता है तो उसमें आपको रेंज देनी होती है। मैंने कहा मेरे पास है 1 से लेके 11। समझ के बात? अब जब मैं इसे रन करूंगा तो ये एक रैंडम इंटीजर उठाएगा, 1 से 11 के बीच में 10 उठाया इसने। समझ गए? यस। अब मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो चेंज कर देगा, देखो दोबारा 10 रिपीट हो गया।
अब चेंज होगी वैल्यू, अब चेंज हो गई वैल्यू, जितनी बार रन करोगे उतनी बार ये रन करेगा। तो इस तरीके से आप numpy से कोई भी रैंडम मेथड उठा के काम कर सकते हो। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करूँ, मैंने कहा 1 से 10 के बीच में 10 सैंपल, ये सैंपल वैल्यू होती है 10। तो अब देखना क्या होगा, रैंडम नंबर उठाए उसने 1 से 11 के बीच में, वो भी टोटल 10 वैल्यू, 10 सैंपल। तो अब गिन लो 10 सैंपल आए अरे में। दूसरी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि जितने भी 10 नंबर ट्राई बाय चांस वो सारे सेम ही हो गए रैंडमली। हम्म, नहीं सेम नहीं उठा सकता सर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से कभी भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन सकती जहां पे सेम नंबर उठा दे। ऐसी कोई लिमिटेशन की अगर रेंज दे रखी है, रैंडम हमने कमांड चलाई है, रैंडम कमांड एडिट चलाया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी बार रिपीट हो सकते हैं एक पर्टिकुलर रेंज में? एक पर्टिकुलर रेंज में नहीं, ये 10 वैल्यू का एक सैंपल है सर, 1 से 11 के बीच में। अब मैं इसे दोबारा रन करूंगा तो नया सैंपल आएगा, देखना कोई नई वैल्यूज आई। पर 10-10 के बैच में आएंगी क्योंकि आपने सैंपल का साइज सर 10 कर समझ रखा गया मैं। जैसे 10 2 टाइम्स रिपीट है, कि ऐसी कोई लिमिटेशन है कि एक एरे में इससे ज्यादा बार रैंडमली कोई इंटीजर रिपीट नहीं हो सकता है एक एरे के है। नहीं अंदर, नहीं अगर नहीं नहीं मैं नहीं, ऐसा नहीं, बोलूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि सर 10-10 के बैच में जो वैल्यू उठा रहा है 1 से 11 के बीच में, तो कितने सैंपल वो जनरेट कर सकता है 10-10 के बैच में। ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ है 2 की पावर 32 - 1, इतने सैंपल वो बना सकता है 10-10 के बैच के। समझ गए बात को। पीएनसी लगा दो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेथड, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि कितने सैंपल बन सकते हैं। तो गैप, नंबर्स में गैप चला था, आप दोबारा नंबर में कमेंट्स का क्या लॉजिक? कोई लॉजिक नहीं है सर, वो रैंडम है, कुछ भी उठा सकता है, उसकी मर्जी है, हमारे हाथ में थोड़ी है कुछ भी। लेकिन वैसे जिसके आउटपुट में जो गैप आ रहे थे, वो कॉमा है तो उसमें स्पेस ज्यादा है, 5 में, फिर 5 और 10 में स्पेस कम है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है हुआ? सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसका एक पैराम वो है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन है, कैसे उसे डिस्प्ले करोगे। समझ गए। तो किसी ने ये बात बोल दी कि सर मुझे ना कोई एक पर्टिकुलर सैंपल को एक्सेस करना हो और वो सैंपल मैं एक बार लोड कर दूं तो वो सैंपल चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब अभी बार बार चेंज हो रहा है ना। तो आप सैंपल को स्टेबल करना चाहते हो कि एक पर्टिकुलर सैंपल चलता रहे, तो आपको यहाँ पर एक नई चीज समझनी पड़ेगी, सीड फंक्शन। कि सीड फंक्शन कैसे काम करता है। सीड फंक्शन का मतलब ही होता है नंबर ऑफ सैंपल्स, कितने होंगे मशीन के पास। देखो इसको समझते हैं, np डॉट रैंडम डॉट सीड। अब मैं सीड को यूज करूंगा यहाँ, और सीड के अंदर कोई वैल्यू पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 0। और उसके बाद मैं इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर, और मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक एरे आ जाएगा। अब कोई भी बंदा, ये 0 सैंपल का एरे है, जो सीड की वैल्यू पड़ी है ना 0, उसका सैंपल ये है। अब कोई भी इसको बार बार रन करेगा तो सैंपल वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही रहेगी फिक्स। अब नहीं होगी चेंज, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर सैंपल असाइन कर दिया 0 नंबर का सीड के अंदर। तो सीड की वैल्यू जो एक्चुअली है वो आपकी वो होती है, तो सीड है कि सीड के अंदर कितनी वैल्यू हो सकती है, वो होती है इतनी वैल्यू। हाँ हेलो। आज नहीं होगी, कल से होगी 11 बजे।
हाँ 11 बजे का टाइम रखेंगे, 11 का या फिर 4:15, 4:15 या 4:20 के बाद रखेंगे। दो बैचेस मेरे पास अभी स्लॉट खाली है, मॉर्निंग में एक इवनिंग। तो हाँ, तो एक काम कर ले, 4:15 वाला तू ज्वाइन कर सकता है। वो मेरा फिक्स, वो 4:15 वाला मेरा स्लॉट हमेशा खाली रहता है, इसमें कभी बच्चे नहीं आते। हाँ 4:15 से 5:15। हाँ ये मेरे पास वो फिक्स रहता है, वो तो हमेशा खाली रहता है। ये 3:30 बजे से स्टार्ट होती है इसका ये दो बैच मर्ज हो गए ना आपस में। 4:30 वाला मर्ज हो गया, 3:30 में चला हो गया, है ना। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को सीड का कॉन्सेप्ट, ये सीड कैसे काम कर रहे हैं। इसकी मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन कुछ नहीं है सर, रैंडम वैल्यूज जब हम उठाते हैं ना किसी सैंपल की, तो जब रैंडम वैल्यूज उठाते हैं तो उसमें बहुत सारे सैंपल है, तो किसी पर्टिकुलर सैंपल के ऊपर हमें काम करना हो तो हमें असाइन करना पड़ता है कि वो एक पर्टिकुलर सैंपल ले लो आप। अब जैसे मैं डेटा साइंस की बात करूं, तो डेटा साइंस में जब हम ट्रेनिंग या टेस्टिंग करते हैं मशीन की, तब हम उसको रैंडम स्टेट असाइन करते हैं कि रैंडम स्टेट में एक वैल्यू फिक्स हो जाए कि उसी पैरामीटर्स पे वो काम करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा रैंडम पैरामीटर वो पिक नहीं करेगा, इसलिए रैंडम स्टेट एक फिक्स कर दिया जाती है कि एक बार जो सैंपल कलेक्ट हो गया उसी सैंपल पे काम होगा, सैंपल चेंज नहीं होगा हर बार रन करने पे। समझ गए। तो सीड के वैल्यू को फिक्स करके काम किया जा सकता है कभी कभी नंपाई में। मनीष जी, समझ में आ गया। यस सर। संस्कृति, यस। आरुषि बैठी है क्या। यस सर। ठीक है, तो ये समझ में, तो इस तरीके से नंपाई के अंदर आप काम कर सकते हैं। अब अगर हम नंपाई को फुल एंड फाइनल खत्म करके कोई नया मॉड्यूल पढ़ेंगे, दो चार चीजें और बचती है इसके अंदर नंपाई के अंदर, तो उसको हम कंप्लीट करके फिर देखेंगे। एक्चुअली नंपाई बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरे को काम काम की चीजें समझानी। नंपाई चलता कैसे, जब हम डेटा साइंस या कहीं पे जाएंगे ना, वहां पे हम डेटा बनाना सीखेंगे, तो हम नीड के हिसाब से नंपाई को यूज करेंगे। तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए कि रैंडम इंटीजर क्या है, रैंडम वैल्यू उठानी है तो कैसे उठानी है, अरेंज का काम क्या है, ठीक है, एरे से क्या काम होता है, ये सारी चीजें हम वहां पे समझे। समझ गए। यस सर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे।